तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस पेपर 5 इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास में हम लोग लोकवित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये टॉपिक जो है लोकवित्त वाला, ये टॉपिक आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ये बताए थे कि जो लोकवित्त का सिलेबस दिया हुआ है आपके जेपीएससी मेंस के क्लास में, तो इसमें देखिए कि लोकवित्त का सबसे पहले आपको उसका प्रकृति जानना था। इसके अलावा लोकवित्त का महत्व, लोकवित्त का क्षेत्र, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ लोकवित्त का जो विकास था उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। भारत में जो लोक राजस्व का जो प्रबंधन है यानी कि लोक आय का जो स्रोत है, 8 तरह का स्रोत है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग देखें तो लोकवित्त का जो आपका विशेषता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद लोकवित्त की विशेषता के बाद हम लोग जो है वो लोकवित्त का महत्व जो है उसके बारे में हम लोग देखें। फिर हम लोग जाने कि वर्तमान समय में लोकवित्त का जो महत्व है वो 4 चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आय और परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लोकवित्त का महत्व है। इसके अलावा उत्पादन के साधनों में भी लोकवित्त का महत्व है। उसके अलावा आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में भी लोकवित्त का महत्व है। और लास्ट में जाने थे कि संसाधनों का जो वितरण है उस वितरण में भी लोकवित्त का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम लोग का जो है वो बेसिक वाला जो आपका एक पोर्शन था, प्रकृति, महत्व, प्रभाव, विकास, ये सारा कुछ आपका कवर हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था इसी में टॉपिक में दिया हुआ सिलेबस में सार्वजनिक व्यय के वृद्धि के कारण और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अच्छा सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक दिया हुआ था आपका सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत। सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत यानी कि हम लोग बताए थे कि लोकवित्त के अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो है आपका लोक आय, इसी को ही बोला जाता है सार्वजनिक आय का सिद्धांत या सार्वजनिक राजस्व बोला जा रहा है। इसके अलावा होता है आपका लोक व्यय, लोक उधार और फिर चौथा होता है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। इसके अलावा देखिएगा कि आपका जो राजकोषीय नीति है वो भी लोकवित्त का ही पार्ट है और बजट जो है वो राजकोषीय नीति का पार्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है बजट भी लोकवित्त का ही पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को एक एक करके देखना था जो आपका सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत है यानी कि जो आपका लोक राजस्व है, इसके बारे में हम लोगों को देखना था। फिर लोक राजस्व का परिभाषा देखें। फिर हम लोग देखें कि लोक राजस्व का जो घटक है, लोक राजस्व को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है आपका राजस्व प्राप्ति और दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्ति। फिर जिसमें से जो आपका राजस्व प्राप्ति है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका कर राजस्व और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व, और एक तरफ है आपका पूंजीगत राजस्व, उसी को हम लोग बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति भी। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है और एक आपका है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इसके भागों में इस तरह करके इसको विभाजित किया गया था। और आपको ये भी बताया गया था कि ये जो आप लोकवित्त वाला जो टॉपिक पढ़िएगा और इसमें जो आपका लोक राजस्व है यानी कि जो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं इसको आप फिस्कल पॉलिसी से यानी कि राजकोषीय नीति से भी जोड़कर इसको पढ़िएगा, क्योंकि राजस्व में यहाँ पे देखा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आपका राजस्व प्राप्ति है इसमें आपका 2 तरह का प्राप्ति है। उसमें सॉरी राजस्व प्राप्ति नहीं, जो आपका लोक राजस्व है, लोक राजस्व में 2 तरह का प्राप्ति है या लोक प्राप्ति में 2 तरह का प्राप्ति आता है। एक है आपका राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति को हम लोग लोकवित्त में पढ़े, लेकिन जो आपका पूंजीगत प्राप्ति है इसको आपको राजकोषीय नीति में पढ़ना होगा, तो वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा, हम वो आगे पढ़ाएंगे ही। इसके बाद यहाँ तक कि हम लोग देख चुके थे सभी के बारे में क्या है क्या नहीं है सब। उसके बाद हम लोग देखिए कि जो आपका करारोपण होता है, जो आपका टैक्सेशन होता है, इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट जो है वो पार्ट पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है कि कर निर्धारण के प्रकार, उसके अलावा आपका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रतिगामी, अनुपातिक, वैट की संकल्पना, इन सभी के बारे में पढ़ना था। तो इससे पहले हम लोग पढ़े कि जो आपका करारोपण होता है, टैक्सेशन होता है, इसका कई सारा, इसका जो है वो कई प्रकार इसका होता है, मतलब सिद्धांत होता है, कई सारे सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे कि पहला बताया गया था आपका समानता का सिद्धांत, दूसरा अनिवार्यता का सिद्धांत, तीसरा बताया गया सुविधाजनक का सिद्धांत, चौथा चीज बताया गया आपका आर्थिक बौद्धिकता का सिद्धांत, पांचवा बताया गया आपका उत्पादकता का सिद्धांत और छठा बताया गया लोच का सिद्धांत, फिर सातवां बताया गया कर विविधीकरण का सिद्धांत, उसके बाद 8वां बताया गया सरलता का नियम, उसके बाद 9वां बताया गया योग्यता का नियम, 10वां बताया गया समन्वय का नियम और 11वां बताया गया एक आदर्श कर व्यवस्था की जो भी विशेषताएं हैं उनको बताया गया, और साथ ही साथ 12वां पॉइंट बताया गया कर दे योग्यता का सिद्धांत, ठीक है ना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना स्टार्ट किया हम लोग वो आपका करारोपण पढ़े, यानी कि जो आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेस यानी कि टैक्सेशन के बारे में पढ़े। फिर हम लोग भी यहाँ पे देखें कि अगर कर भार के अनुसार देखिएगा यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार देखिएगा तो आपका 2 प्रकार का टैक्स होता है, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे।
इसके अलावा आपका दूसरा बताएगा कर पद्धति के अनुसार देखिएगा तो कर का यानी कि टैक्स का दो प्रकार होता है। एक तो है आपका स्पेसिफिक टैक्स और एक है आपका एड वैलोरम टैक्स, ये दोनों आज पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका कर दर यानी कि टैक्स का जो रेट है इसके अनुसार देखिएगा तो टैक्स को 4 प्रकार में बांटा गया है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन है? पहला है प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स, तीसरा है प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स और चौथा है अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स। ये हो गया। इसके अलावा कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटी के अनुसार देखिएगा तो ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि टैक्स कौन लगा रहा है इसके आधार पर देखिए 3 तरह का। एक तो है आपका सेंट्रल टैक्स, एक है आपका स्टेट टैक्स और एक है आपका लोकल टैक्स। यहाँ तक की बातें हो गई है। इसके बाद पहले आयात और निर्यात कर दोनों लगा करता था, बट 1991 के बाद 1990 में भारत जो है वो पहले क्या कर दिया, 1991 में भारत जो है जब से वो लिबरलाइजेशन किया तब वो गवर्नमेंट जो है वो क्विज फार्मूला पे साइन किया और उसके बाद जो निर्यात कर जो था उसको एकदम कम कर दिया गया या तो एकदम पूरा उसको हटा ही दिया गया। तो ऐसे में अब केवल जो है वो आयात कर लगता है और आयात कर भी जो है वो आपका 4 तरह का है। कौन कौन है? तो पहला है आपका सामान्य निर्यात कर यानी कि जनरल इम्पोर्ट ड्यूटी, दूसरा है एंटी डंपिंग ड्यूटी और तीसरा है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि प्रतिकारी शुल्क और चौथा है आपका है स्पेशल कस्टम ड्यूटी जो कि आपका लग्जरियस आइटम्स पे लगता है। यहाँ तक की बात हम लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग एक एक करके देखें कि कर दर के अनुसार जो आपका 4 तरह का जो टैक्स है वो हम लोग पढ़े। प्रोपोर्शनल पढ़े, उसके बाद हम लोग प्रोग्रेसिव पढ़े, रिग्रेसिव पढ़े, डिग्रेसिव पढ़े, सभी चारों के बारे में पढ़े। चारों का गुण, चारों का दोष, चारों का आलोचना, भारत के लिए क्या सही है, सभी का ग्राफ, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ तक की बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं और ये पूरा सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, कितना पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आपको जो है वो अभी तक बतला दी गई है। इसके बाद आज जो है वो हम लोग इस टॉपिक का यानी कि लोकवित्त वाले टॉपिक का पूरा समापन कर देंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका टैक्स बर्डन के अनुसार यानी कि कर भार के अनुसार देखिएगा तो आपका टैक्स का 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो बस इसी को ही हम लोगों को पढ़ना है आज। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है क्या नहीं, इसका गुण और इनका लाभ भारत में क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे और फिर जो है वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सिलेबस में एक पॉइंट और दिया हुआ है वैट की संकल्पना, जिसको बोला जाता है VAT यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स, जिसको 2017 में रिप्लेस करके आ गया है GST। तो अब चांस बनता ही नहीं है कि बैट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे। बस उसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे कि बैट क्या होता है। और उसके अलावा हम लोगों को GST आया तो GST के बारे में पूरा डिटेल से जानना होगा और वो GST के बारे में पढ़ना होगा। वो आपका पॉलिटी में भी काम देगा, वो आपका पबेट में भी काम देगा, वो आपका इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी काम देगा। ठीक है ना? तो ये सभी आपको पढ़ना है। तो GST के बारे में हम लोग एक अलग से क्लास इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? और यही सब है बात जो भी बतलाया गया आपको, ये सभी पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो है वो कल से हम लोग सार्वजनिक व्यय यानी कि जो आपका देखिए लोकवित्त का ही आपको 4 भाग बताया गया था ना। एक आपका लोक राजस्व, तो लोक राजस्व को हम लोग लोकवित्त में पढ़ चुके हैं। फिर है आपका पूंजीगत मतलब लोक राजस्व, उसके अलावा है आपका ये पूंजीगत राजस्व, वो हम लोग को राजकोषीय नीति में पढ़ना है। इसके अलावा होता है आपका इसका पार्ट है लोक व्यय यानी कि सार्वजनिक व्यय, इसको अलग से एक टॉपिक ही दिया गया है सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से, तो उसको हम लोग को वहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है? इस तरह करके है। और राजकोषीय नीति भी इसका पार्ट है, तो राजकोषीय नीति नाम से एक अलग टॉपिक ही दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 9। तो उस तरह से आपको वहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा होलिस्टिक वे में आपको पूरा जो है वो मतलब कि सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और सिलेबस का कौन सा पार्ट किससे जुड़ रहा है ये सभी आपको पता होगा ना, तो आपका जो है सोचने का भी दायरा बढ़ेगा और आपका जो आंसर है वो औरों से हट के और बहुत ही ब्रॉड सेंस में लिखिएगा। ठीक है? तो बस आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका टैक्स बर्डन है, टैक्स बर्डन होता है मतलब कि किसके ऊपर ये टैक्स का बर्डन है, टैक्स कौन चुकाएगा, तो इसी के अनुसार बताया जा रहा है टैक्स बर्डन यानी कि कर भार। इसके अनुसार देखिएगा तो जो टैक्स है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो है आपका प्रत्यक्ष कर और एक है आपका अप्रत्यक्ष कर। दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल से देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 2-3 वर्ड लिखा हुआ है, एक तो है आपका टैक्स इम्पैक्ट, एक है आपका टैक्स इंसिडेंस और एक है आपका टैक्स बर्डन। तीनों के बारे में समझिए। टैक्स इम्पैक्ट मतलब होता है कराघात और टैक्स इंसिडेंस मतलब होता है करापात। ठीक है ना? और टैक्स बर्डन मतलब होता है कर का भार। यही 3 चीज़ है। सबसे पहले टैक्स इम्पैक्ट यानी कराघात क्या होता है वो समझिए। टैक्स यानी कि कर जमा करने का दायित्व जिसके ऊपर होता है, यानी कि टैक्स जमा करने का दायित्व, हम इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे तो टैक्स जमा करने का दायित्व मेरे ऊपर आएगा, यानी कि हम टैक्स इम्पैक्ट कराएंगे यानी कि कराघात कराएंगे। दूसरा है टैक्स इंसिडेंस यानी कि करापात, टैक्स पे कौन कर रहा है, एगो दायित्व किसका है और एगो
टैक्स दे कौन रहा है ये। इसके अलावा एक होता है आपका टैक्स बर्डन यानी कि कर का भार, यानी कि टैक्स इंसिडेंस जो है होता है वही आपका टैक्स बर्डन कहलाता है, यानी कि कौन रहा है, हम दे रहे हैं ना। और एक होता है आपका टैक्स देने का यानी कि जमा करने का दायित्व जिसका होता है उसको बोलते हैं टैक्स इम्पैक्ट, और टैक्स जो दे रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस, और जिसके ऊपर टैक्स देने का भार है यानी कि जो टैक्स दे रहा है वही होता है आपका टैक्स बर्डन। तो टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन दोनों एक ही है। आगे देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बोला जा रहा है कि जिसका दायित्व है टैक्स जमा करने का और वही टैक्स पे कर रहा है तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स। क्या बोले हैं, जिसका दायित्व है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स को जमा करने का और वही व्यक्ति टैक्स को पे भी कर रहा है, जमा भी कर रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स। एक बोला जाता है भारत में व्यवस्था है कि आप एक सर्टेन अमाउंट कमाइएगा तो उसका कुछ पैसा जो है वो हिस्सा आपको सरकार को टैक्स के रूप में भरना होगा। तो जिसका दायित्व है यानी कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं चलाना उस लेवल का तो हम ही को टैक्स भरना है। तो जिसका दायित्व है यानी कि दायित्व किसका है, मेरा है, और हम ही टैक्स भर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। इसके अलावा दायित्व किसी और का है बट पे कोई और कर रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। यानी कि देखिए, दायित्व किसी और का है, दायित्व किसी और का है यानी कि वो आपका क्या कहलाएगा, कराघात कहलाएगा। यानी कि टैक्स जमा करने का दायित्व जिसका होगा वो आपका कराघात कहलाएगा, और टैक्स जो दे रहा है यानी कि टैक्स जो पे कर रहा है वो आपका करापात कहलाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इनडायरेक्ट टैक्स में ही चीज़ दोनों चीज़ आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका केवल क्या आता है, वो आपका करापात आता है। अच्छा ठीक है, सॉरी, दोनों जगह आएगा। देखिए, जिसका दायित्व है यानी कि कराघात और वही पे कर रहा है यानी कि करापात, तो वो बोलेगा आपका डायरेक्ट टैक्स। यानी जैसे एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो संपत्ति के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। इसके अलावा दायित्व वो किसी और का है और पे कोई और कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। समझे ना। जैसे कि एग्जांपल में आपका जीएसटी है, तो दायित्व किसी और का, दायित्व जिसके ऊपर होगा वो कहलाएगा कराघात, और जो पे करेगा उसको कहेंगे हम लोग करापात। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है तो हम कहलाएंगे कराघात यानी कि टैक्स इम्पैक्ट, बट मेरे बदले में मेरे भैया जी पैसा जमा कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे करापात यानी कि टैक्स इंसिडेंस। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बातें हैं, समझना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ यहाँ पे बातें बतलाई गई हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। बोला जा रहा है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है यानी कि प्रत्यक्ष जो कर है, इसमें टैक्स बर्डन यानी कि जो करापात है वो शिफ्ट नहीं होता है। टैक्स बर्डन जो है कराघात, और टैक्स कर का भार उसको बोलते हैं टैक्स बर्डन, और टैक्स इंसिडेंस यानी कि करापात। तो बोला जा रहा है कि टैक्स बर्डन और टैक्स इंसिडेंस दोनों एक ही है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें आप टैक्स बर्डन को यानी कि टैक्स इंसिडेंस को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका दायित्व है और आपके बदले में कोई और दे देगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है। तो बोला जा रहा है कि कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। क्या बोले हम कि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कि दायित्व भी उसी का है और पे भी वही पैसा कर रहा है। ये आपका है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। और यहाँ बोला जा रहा है कि टैक्स लिव्ड एंड टैक्स पेमेंट सेम पर्सन, यानी कि जिसका जिम्मेदारी था वही टैक्स को पे कर रहा है, वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और इसमें जो टैक्स का जो बर्डन है, टैक्स का जो इंसिडेंस है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपके बदले में दूसरा कोई नहीं जमा करेगा। आपका दायित्व है तो आप ही जमा कीजिए, आपके बदले में दूसरा व्यक्ति जमा नहीं करेगा। ये आपका डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो बोला जाता है इसमें जो आपका टैक्स का जो बर्डन है यानी कि टैक्स का जो इंसिडेंस है इसको आप करापात को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो। यानी कि आपका दायित्व है लेकिन आपके बदले में दूसरा कोई भी वो जो है पैसा पे कर सकता है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ है ना। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो जीएसटी, जैसे कि आप पानी का बोतल खरीदे तो उसे में आपको जीएसटी उसमें तो पे करना ही था ना, तो ऐसे में आप नहीं किया, आपके बदले में आपका दोस्त कर दिया तो वो चीज़ चल जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो सिंपल याद रखिए कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है इसमें टैक्स बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि जिसका दायित्व है वही टैक्स को पे करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि दायित्व किसी और का है और टैक्स पे कर रहा है कोई और व्यक्ति, तो ऐसा पॉसिबल है। तो बोला जा रहा है कि कराघात यानी कि टैक्स इम्पैक्ट
और करापात यानी कि टैक्स बर्डन या फिर टैक्स इंसिडेंस, ये बोला जा रहा है। बोला कि जो आपका कराघात है, जो करापात है, कराघात का मतलब है टैक्स बर्डन शिफ्ट कर रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि दायित्व किसी और का है और पेमेंट कोई और कर रहा है, ठीक है ना। और कराघात मतलब क्या बताया हम, कराघात मतलब बताया है कि जिसके ऊपर दायित्व होता है वो कहलाता है कराघात, और जो पेमेंट करता है, टैक्स भरता है, वो कहलाता है आपका करापात। दो ही चीज़ बताया है। जिसके ऊपर टैक्स देने का दायित्व होता है वो कहलाता है कराघात, और जो पेमेंट करता है वो कहलाता है करापात। तो दायित्व किसी और का है यानी कराघात किसी और के ऊपर है, लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा है यानी कि करापात कोई और कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात अलग होगा और करापात अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कराघात और आपका करापात दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ेगा। समझ में आ गया। प्रत्यक्ष कर जो है वो हमेशा आय और संपत्ति पे ही लगता है। प्रत्यक्ष कर जो है वो हमेशा किसके ऊपर लगता है, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, आय और संपत्ति के, मतलब आय और संपत्ति पे ही लगता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका वस्तु और सेवाओं के ऊपर लगता है, उसके उपभोग के ऊपर लगता है। समझ में आ गया ये चीज़। हाँ। पे यानी कि जो आपका जो पैसा जो देता है, कौन कौन देता है, तो प्रोड्यूसर, रिटेलर और होलसेलर, यही तीनों देगा। प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पादक, होलसेलर और रिटेलर क्या होता है, एक होता है आपका थोक विक्रेता और एक होता है आपका खुदरा विक्रेता। थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर और खुदरा विक्रेता यानी कि रिटेलर। इसके अलावा उत्पादक यानी कि जो आपका उत्पादक कौन है, तो यानी प्रोड्यूसर। यही तीनों देता है आपका डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है, तो जो आपका मतलब समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग पर लगता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स आपका मतलब कि आय और संपत्ति के ऊपर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा उपभोग पे लगेगा, और किसका उपभोग, तो आपका वस्तु और सेवाओं के उपभोग पे। जैसे कि आप जैकेट खरीदे तो उसमें जीएसटी पैसा कुछ ना कुछ दिए होंगे ना, जीएसटी। सर्विस में देखिएगा तो आप कोचिंग लिए तो कोचिंग में भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जी हाँ। नोट, व्यक्तियों के आय पर लगने वाले कर को हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के इनकम के ऊपर, व्यक्ति के आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। और जो कंपनी है, कंपनियों के आय के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम लोग निगम कर कहते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी देना होता है कंपनियों को। तो अगर आपके ऊपर लग रहा है यानी कि व्यक्ति के इनकम के ऊपर लग रहा है, व्यक्ति के आय के ऊपर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स यानी कि आय कर। और वहीं व्यक्तियों के नहीं, वहीं अगर कंपनियों के आय के ऊपर अगर कोई टैक्स लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में अंतर है, और दोनों आपका डायरेक्ट टैक्स ही है, ठीक है ना। इसके अलावा बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि जो कंपनी एक्ट में शामिल है उसी पे निगम कर, और रजिस्टर नहीं है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। अच्छा अच्छा, कंपनी अधिनियम आया था, तो कंपनी अधिनियम में जो जो कंपनी को उसमें शामिल किया गया है उनके ऊपर लगेगा निगम कर, और जो जो कंपनी उसमें शामिल नहीं है यानी कि उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, पंजीकृत नहीं है, तो उनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा फिर। समझे ना, ऐसा है यार। आगे देखिए, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे, वो देखिए, जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है यानी कि मार्केट में खूब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है यानी उसका जो दर है उसको बढ़ा देता है, तो मार्केट से पैसा खींच लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं संकुचनवादी राजकोषीय नीति। इसके अलावा जब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, यानी कि ये समझें कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप वृद्धि कर दिए हैं, वस्तु और सेवाओं के उपभोग में वृद्धि कर दिए हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपका आपका जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसको आप कंट्रोल कर लोगे और मार्केट में आप डिमांड को बढ़ा दोगे। इसके अलावा जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दोगे, अच्छा छोड़िए इतना समझिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो आप इनकम टैक्स यानी कि लोगों की आय के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है इसमें आप रेट में क्या कर दोगे, वृद्धि कर दोगे। जितना पैसा जमा करता था उसमें बोलेगा था 5% और बढ़ा के दो, तो मार्केट से पैसा खींच लिया ना, तो इससे मांग कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ। इसके अलावा जो बताया जाता है कि आपका डिस्पोजेबल इनकम जो होता है यानी कि प्रयोज्य जो आय है, इसमें भी कमी और वृद्धि होता है, और इसमें भी कमी और वृद्धि करने के साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो मुद्रास्फीति को यानी कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है ऐसे में। तो ये सभी तो आपका बेसिक है और इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो
कराघात क्या होता है, करापात क्या होता है, कर का भार क्या होता है, टैक्स बर्डन, टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इम्पैक्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट क्या है वो सभी आपको बतला दिया गया है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु और आपका घबराने वाली बात नहीं है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर, उसके बाद पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष कर के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ते हैं, और अभी आपको इसके बारे में बेसिक समझा दिया गया है, तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो बोला जा रहा है कि जब कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति से संबंधित हो या एक ही व्यक्ति पर पड़ता हो तो ऐसे कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो कराघात यानी कि टैक्स इम्पैक्ट, और करापात यानी कि टैक्स इंसिडेंस, और करापात को ही हम लोग कर भार भी कहते हैं, यानी कि टैक्स बर्डन भी कहते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि कराघात यानी कि किसके ऊपर दायित्व है टैक्स भरने का, और करापात यानी कि टैक्स कौन दे रहा है। तो जिसके ऊपर दायित्व है और वही व्यक्ति टैक्स दे रहा है, यानी कि दोनों का संबंध एक ही व्यक्ति से है, तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसके अलावा बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कर देने की यानी कर देने का दायित्व एवं कर का भुगतान एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि जिसका दायित्व था वही पेमेंट कर रहा है, वही भुगतान कर रहा है, तो आपका प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर में कर भार यानी कि जो आपका करापात है, करापात को ही कर का भार भी कहा जा रहा है, यानी कि टैक्स बर्डन को ही टैक्स इंसिडेंस भी कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर में यानी कि डायरेक्ट टैक्स में कर भार करापात को किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसका दायित्व है वही आपका टैक्स का पेमेंट करेगा भैया, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि जिसका टैक्स इम्पैक्ट है वही आपका टैक्स बर्डन, यानी कि वही आपका टैक्स बर्डन उसी के ऊपर होगा, यानी कि जिसका दायित्व है वही भैया पैसा जमा करेगा, दूसरे व्यक्ति पे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जिसका दायित्व है उसके बदले में कोई और पेमेंट कर सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स में कर भार यानी करापात को किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। कर भार मतलब जो पेमेंट कर रहा है, तो जिसका दायित्व है और जिसका जो पेमेंट कर रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति होना चाहिए, अलग अलग नहीं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि सामान्यतः आय एवं संपत्ति पर लगने वाला जो कर है यानी जो टैक्स है, इसी को ही प्रत्यक्ष कर यानी कि इनकम टैक्स कहा जाता है, सॉरी ये डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये व्यक्ति के आय और व्यक्ति के संपत्ति के ऊपर लगता है, और वहीं अगर कंपनी के आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम लोग निगम कर कहते हैं, यानी कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। फिर बोला जा रहा है कि भारत में केंद्र सरकार के द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर को लागू किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा केंद्र में, मतलब सॉरी भारत में केंद्र सरकार के द्वारा 3 तरह का डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। एक तो है कंपनियों के आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम लोग कहते हैं निगम कर, और वहीं व्यक्तियों के आय के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है यानी कर है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। और एक जो है आपका संपत्ति के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यही 3 वो है, और यही तीनों के बारे में आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके जानना होगा, ठीक है ना। ये सबको आप थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिएगा और इसका थोड़ा बहुत बेसिक एग्जांपल भी समझ लीजिएगा, तो जो है वो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करके हम लोग ये तीनों बारे में सर यहाँ पे नहीं बताए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। हम लोगों को केवल डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना था, इसके अंदर की बातें नहीं जानना है। लेकिन थोड़ा सा आप निगम कर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ लोगे तो कोई तो हर्ज नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर की विशेषताएं, यानी कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है इसका क्या क्या फीचर्स हो सकता है, एक एक करके देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि पहला विशेषता है कि ये आपका मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी मतलब क्या होता है भाई? मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि जो व्यक्ति मतलब कि फिजूल खर्चा नहीं करता हो, यानी कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे खर्च करो, ऐसा। तो ये आपका इनकम टैक्स इसका एक विशेषता है। तो मितव्यय का जो प्रिंसिपल है यानी कि मितव्ययता का जो सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक मितव्ययी होता है, यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष कर है वो इकोनॉमिक अप्रोच से देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा मितव्ययी होता है, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे खर्च होता है, क्योंकि करों के संग्रह में लगने वाला प्रशासनिक लागत अत्यंत कम होता है। यानी कि टैक्स के संग्रह में जो प्रशासनिक लागत है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि सब लोग अपने ही दे देते हैं, जो लोग नहीं देते हैं वहीं पे आपका केवल कुछ प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगता है। बाकी बात इसमें दिखेगा कि प्रत्यक्ष कर में बहुत कम लगता है आपका,
प्रशासनिक लागत, क्योंकि प्रत्यक्ष कर में जहाँ एक और करदाताओं की संख्या सापेक्ष रूप से कम होती है। देखिए, इनकम टैक्स देने वाले आदमी बहुत कम है भारत में, क्योंकि उन सभी का आय उतना ज़्यादा है ही नहीं, तो कहाँ से दे पाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका प्रत्यक्ष कर है यह आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक क्या होता है, मितव्ययी होता है। क्यों होता है? क्योंकि करों के संग्रह में जो लगने वाला जो प्रशासनिक जो लागत है वो अत्यंत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष कर जहाँ एक और करदाताओं की संख्या सापेक्ष रूप से कम है। करदाता यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं इनकी संख्या कम है, इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है। और दूसरी ओर बताया जा रहा है कि दूसरी ओर करदाता एवं सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है, और इस कारण कुछ ही अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष कर का संग्रहण जो है वो सुचारू ढंग से कर लिया जाता है। तो लोगों के बीच में और सरकार के बीच में डायरेक्ट संबंध होता है। कैसे होता है? देखिए, कौन कौन नौकरी कर रहा है, कौन कौन कितना पैसा कमा रहा है, वो सरकार के पास सारा लिस्ट है। तो अगर आप नहीं पेमेंट कीजिएगा सरकार तुरंत आपके ऊपर दबाव बनाएगा और आप खुद ब खुद फिर आपको दे ही दीजिएगा, नहीं तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। तो ऐसे में सरकार को ज़्यादा जो है वो प्रशासनिक लागत ऐसे में नहीं लगता है, सरकार को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो प्रत्यक्ष कर है वो तुरंत ही आ ही जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, और दूसरा है आपका ये है निश्चितता का सिद्धांत। क्या है? निश्चितता का सिद्धांत। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो निश्चितता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि जहां एक और करदाताओं को यह पता होता है कि उन्हें कितना टैक्स यानी कि कितना कर देना है सरकार को, और दूसरी ओर सरकार को भी ये मालूम होता है कि उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कितना जो है वो टैक्स प्राप्त होता है या कितना टैक्स जो है वो प्राप्त होगा, यानी कि ये निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि ये दोनों तरफ से निश्चित है, ये फिक्स है। सरकार को भी पता है कि हमको साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में इतना पैसा टैक्स कलेक्ट होगा, जमा होगा, और लोगों को भी पता है कि एक साल में हमको सरकार को इतना पैसा देना है, यानी कि ये निश्चितता के सिद्धांत पे आधारित होता है। दूसरा चीज़ है कि ये जो है वो आपका समानता के सिद्धांत पे आधारित होता है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है कोना में, तो ये आपका समानता के सिद्धांत पे भी आधारित होता है। यानी कि बोला जा रहा है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो प्रत्यक्ष कर है वो अर्थव्यवस्था में व्याप्त आय समानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि समानता के सिद्धांत पे आधारित है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उससे पैसा खींचो, यही चीज़ है ना। तो ये जो है डायरेक्ट टैक्स वो अर्थव्यवस्था में जो व्याप्त है असमानता, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इसको कम करने में ये एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति जो है प्रकृति जो है वो प्रगतिशील प्रकार की होती है। परिणाम स्वरूप कर भार अमीर व्यक्तियों पर अधिक और गरीब व्यक्तियों पर कम पड़ता है। सिंपल सी बात है। तो इसकी जो प्रवृत्ति है कैसा है? प्रगतिशील प्रकार की, यानी कि जो ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा टैक्स भरना होगा, और जो कम कमाएगा उसको टैक्स कम भरना होगा, यानी कि नहीं भी भरना होगा। यानी कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों में मतलब गरीबों से पैसा नहीं लो, तो जो अमीर के पास ज़्यादा पैसा उससे पैसा कम तो कर रहे हो ना आप। तो ये जो आपका आय असमानता है इसको आप थोड़ा सा, जो गैप है इसको आप थोड़ा सा कम कर रहे हो। तो ये बोला जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष कर है इसका एक विशेषता होता है कि ये आपका समानता का सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था में व्याप्त आय असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर की जो प्रकृति है वो प्रगतिशील प्रकार की होती है, और परिणाम स्वरूप जो कर भार है यानी कि जो टैक्स बर्डन है वो अमीर व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और गरीब व्यक्तियों पर क्या है, कम पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वो है आपका कि ये जो है वो आपका लोचदार यानी कि इलास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैसे? वो देखिए बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स में जो है वो कर की दर में सरकारों के द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि इसकी जो है प्रकृति आपका लोचदार प्रकार की है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बोला जा रहा है कि जब आपका इन्फ्लेशन आएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आप टैक्स का रेट को बढ़ा दीजिएगा, और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में टैक्स का रेट को कम कर दीजिएगा। यही चीज़ है। तो ये आपका इसका जो सिद्धांत है वो आपका लोचदार के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आपका नागरिक चेतना पर भी आधारित होता है। किसके ऊपर? तो नागरिक चेतना के ऊपर। तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो करदाताओं के अंदर नागरिक चेतना की भावना में भी वृद्धि करता है, जैसे कि राष्ट्रवाद का विकास। तो ये नागरिक चेतना का भी उदय करता है। कौन? प्रत्यक्ष कर। कैसे? यानी करदाता यानी कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर देखिए देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी?
आप अभी अभी कमा रहे हो ना पैसा, आप अभी सरकार को नहीं दे रहे हो, लेकिन आप जब पैसा ज़्यादा कमाने लगोगे, एक सर्टेन अमाउंट कमाने लगेगा, तो उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है ना आपका पैसा से लगेगा, हाँ मेरे पैसे से सरकार जो है वो ये काम कर रही है, अवसंरचना का निर्माण कर रही है, शिक्षा का विकास कर रही है, हेल्थ में काम कर रही है। तो इस तरह से आपका जो है वो राष्ट्रवाद का विकास जो है वो राष्ट्रवाद का जो भावना है वो भी आपका बढ़ेगा। प्रत्यक्ष कर का जो भार है वो व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्षता महसूस जो है वो प्रत्यक्षता महसूस किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का जो भार है वो व्यक्तियों के द्वारा डायरेक्ट रूप से महसूस भी किया जाता है। और इस कारण भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा सरकारी व्यय के दुरुपयोग पर भ्रष्टाचार नियंत्रण भी किया जा सकता है। जी हाँ, तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर का जो भार होता है वो व्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है, डायरेक्ट रूप से जो है वो इसको फील किया जा सकता है। और इस कारण भारत जैसे डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक जो देश है, यहाँ पे जनता के द्वारा क्या, किसके द्वारा, जनता के द्वारा सरकारी व्यय का जो है दुरुपयोग भी कम किया जा सकता है, यानी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को भी ये कंट्रोल करता है। ये सभी बहुत बात इसमें बताया गया है, और ये सभी जो है वो प्रत्यक्ष कर की विशेषता है। और भी कुछ पॉइंट हो सकता है तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे और भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जो भी आपका प्रत्यक्ष कर है इसका विशेषता यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये सभी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका मितव्ययी के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपका निश्चितता का सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपके समानता के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपका लोचदार के सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे आपका नागरिक चेतना पर जो है वो नागरिक चेतनाओं का विकास होता है, राष्ट्रवाद का भी विकास होता है। इसके अलावा देखिएगा कि ये सभी जो है वो मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, ये भ्रष्टाचार को भी कंट्रोल करने में उपयोगी होता है, सरकारी व्यय का जो दुरुपयोग है इसको भी कंट्रोल करने में भी ये क्या होता है, ये मतलब ये सही होता है। कौन, तो ये सभी आपका है डायरेक्ट टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर के बारे में। अब हम लोग डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष कर जो है इसका हम लोग कुछ कुछ आलोचना भी होता है और इसका कुछ कुछ अवगुण भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी जो है वो एग्जाम में आपके इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका कुछ कुछ आलोचना भी है, जैसे कि ये आपका अलोकप्रियता है। अलोकप्रियता कैसा है, तो बोला जा रहा है कि यद्यपि प्रत्यक्ष कर में कर का भार हस्तांतरित मतलब कर का भार यद्यपि प्रत्यक्ष कर में कर भार का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता है, और इस कारण करदाताओं को विशेषकर आर्थिक अनिश्चितता यानी कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी के समय करदाताओं को कर चुकाने में कष्ट महसूस होता है, और इस कारण इसकी जो प्रकृति है वो आपका अलोकप्रियता प्रकार की हो जाती है। आर्थिक अनिश्चितता यानी कि जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये महंगाई का समय आ गया है, तो यही बोला जा रहा है कि जो ये आपका अलोकप्रियता हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते वो देखिए, बोला गया कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है इसमें आपका कर का जो भार है, यानी कि जो आपका टैक्स इंसिडेंस है और जो आपका टैक्स बर्डन है, यानी दोनों एक ही है, इसको आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिफ्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि जिसका दायित्व है उसी को ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में करदाता जो है यानी कि जो टैक्स जो दे रहे हैं उनको कभी कभी परेशानी में हो जाता है। इसका कैसे, जब आपका आर्थिक अनिश्चितता का समय आता है, यानी कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी का समय आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो ऐसे में करदाताओं को इस ये जो है डायरेक्ट टैक्स को चुकाने में कष्ट महसूस होता है, और इस कारण जो है इसकी जो लोकप्रियता है वो मतलब इसकी जो लोकप्रियता है वो कम हो जाती है, यानी कि इसकी जो प्रकृति कैसी है, अलोकप्रियता प्रकार की है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मीन्स व्यक्ति फिर ऐसे में क्या करता है, कर चोरी करता है और अपना टैक्स बचाता है, टैक्स कहीं भर ही नहीं रहा है, अपना टैक्स को बचा रहा है, अपना टैक्स को चोरी कर रहा है, बचा रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होता है कि नहीं होता है। जी हाँ। इसके अलावा देखिएगा दूसरा है असुविधाजनक, यानी कि आपका इनकन्वीनियंसेस। तो इनकन्वीनियंसेस यानी कि असुविधाजनक कैसे है वो देखिए, तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स में करदाताओं को अपने आय एवं उसके स्रोतों का विवरण सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है, और ये एकदम अनिवार्य है। यानी कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कितना पैसा आपके पास आ रहा है, ये सभी का डाटा जो है वो आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसे में आप जो है वो असहज महसूस करोगे। लेकिन अगर आप दुबई वगैरह में जाओगे तो आपको टैक्स भी कम भरना है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको जो है वो अपना आय का स्रोत भी नहीं बताना है, आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है।
तो ऐसे में सभी लोग जो है प्रीफर करना चाहेंगे कि दुबई वगैरह में जाकर हम रहें, समझे ना। तो ये आपका असुविधाजनक होता है, इनकन्वीनियंस होता है। क्यों होता है? तो डायरेक्ट टैक्स में जो करदाता है यानी कि जो कर को देते हैं उनको अपने आय का और अपने आय के स्रोतों का सभी का जो विवरण है वो सरकार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, सरकार को बतलाना होता है। ये एकदम मैंडेटरी है, एकदम अनिवार्य है। तो आय का स्रोत बताना तथा एक ही साथ मोटा रकम देना, ये सभी जो है वो इसको असहज बनाता है, यानी कि लोगों को असहज महसूस करवाता है। और इस कारण से देखिएगा कि जो आपका प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका असुविधाजनक प्रकृति का माना जाता है। तो बोला जा रहा है कि सरकार के सामने ये अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। साथ ही साथ कर का भुगतान एक मुश्त किया जाता है, यानी कि कर का भुगतान भी आपको एक बड़ा अमाउंट में देना है। और इस कारण इसकी जो प्रकृति है वो आपका असुविधाजनक प्रकार की है। देखिए, साल भर में आपको अगर हम जो है मान लीजिए कि साल भर में आपको हम एक ही बार बोलेंगे कि हमको तुम 20,000 रुपये टैक्स भरो, तो आप जब एक एक ही बार में जब 20,000 रुपये टैक्स दीजिएगा ना एक साल के लिए, तो आपको थोड़ा सा मन में होगा यार कि 20,000 रुपये मेरा चला जा रहा है, मन में एक ही बार खेद होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको बोलेंगे चलो आपको साल भर का टाइम दे रहे हैं और आपको साल भर में 20,000 रुपये पे करना है, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 1,000, ऐसे करके आप पे कीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। यानी पैसा तो 20,000 देना है, लेकिन आप एक बार में नहीं दोगे, थोड़ा थोड़ा कम कम रकम में दोगे। तो ऐसे में आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको देने में भी ठीक होगा, सहूलियत भी होगा, और आपको वो जो है ना एहसास नहीं होगा कि मेरा पैसा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक ही बार में 20,000 रुपये दोगे मान लो, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। और ऐसे में इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो आपका असुविधाजनक प्रकार की हो जाती है। समझ में आया ये लाइन? जी हाँ। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे में जो लोग हैं वो आपका कर चोरी करने की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्यक्ष कर जो है वो ईमानदारों पर लगने वाला एक तरह से टैक्स कहा जाता है, क्योंकि कर चोरी कभी संभव नहीं होती है जब करदाता ईमानदार हो। नहीं तो करदाता के ईमानदार नहीं होने पर गैर कानूनी गतिविधियों के माध्यम से आंशिक या फिर पूर्ण रूप कर चोरी की जाती है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में बोला जाता है कि ये आपका जो ईमानदार व्यक्ति है, जो भी हॉनेस्ट व्यक्ति है, उनके ऊपर ये एक तरह से दंड है, यानी उनको पेनल्टी है उनके ऊपर। और जो भी गंदे व्यक्ति है, जो भी खराब व्यक्ति है, उनको उनको एक तरफ से ये पुरस्कृत करता है, यानी कि उनको जो है वो रिवॉर्ड देता है। कैसे? देखिए, ईमानदार व्यक्ति जो है वो चुपचाप अपना टैक्स भर देते हैं, इनकम टैक्स। लेकिन जो गंदे व्यक्ति है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा दिमाग वाले हैं, वो टैक्स का चोरी कर लेते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये एक तरह से अमीरों के ऊपर यानी कि ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर लगने वाला एक तरह से क्या है, बोझ है ही ना। और ऐसे में देखिए कि भारत जैसे देश में बहुत सारे जो है वो लोग इलीगल काम भी करते हैं और टैक्स भरते भी नहीं हैं। जो लीगल काम कर रहे हैं उनसे कम ही पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं, और जो जो इलीगल काम कर रहे हैं उससे दोगुना पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ बोला जा रहा है कि जब करदाता ईमानदार हो, तो देखिए भारत में जब करदाता ईमानदार होता है तो वो लोग क्या करता है, कभी भी टैक्स का चोरी नहीं करता है। और अगर ईमानदार नहीं है तो वो टैक्स चोरी करेगा, साथ ही साथ वो मतलब इलीगल जो भी गतिविधि है, गैर कानूनी जो गतिविधि है, उसके माध्यम से वो आंशिक या फिर पूर्ण रूप से कर की चोरी करेगा ही करेगा। पूरा ही कर ले या तो कुछ ना कुछ हद तक वो कर का चोरी करेगा, इलीगल काम करेगा तब तक। और भारत जैसे अगर देश में देखें तो जहाँ गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, आय विषमता, इनकम डिस्पैरिटी इत्यादि सामान्य आर्थिक समस्याएं हैं जो कभी कभी व्यक्तियों को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से कर चोरी करने के लिए मजबूर कर भी देती है। कभी कभी देखिए कि कुछ कुछ लोग जो है वो शौक से पैसा बचाने के लिए कर चोरी करते हैं, जबकि कुछ कुछ लोग जो है वो आपका मजबूरी में भी कर चोरी करते हैं। तो इसको भी आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो कुछ कुछ लोगों के द्वारा जो कर चोरी है वो आपका मजबूरी में भी किया जाता है, और कुछ कुछ लोगों को तो शौक भी लगा हुआ रहता ही है, तो वो शौक के माध्यम से भी ये कर चोरी करते ही हैं। समझे ना इस बात को? तो ये सभी पॉइंट आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो कर चोरी का संभावना होता है ऐसे में, तो जी हाँ ये सभी इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि ये आपका अन्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि एक तरह से ये अन्याय कर रहा है लोगों पर। कैसे? वो देखिए, प्रत्यक्ष कर समान कर देता यानी कि कैपेसिटी टू पे के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि जो भैया सक्षम है वो पे करेगा
जो ज़्यादा कमा नहीं रहा है, जो सक्षम नहीं है, वो पे नहीं करेगा। तो ये आपका अन्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो बोला जा रहा है प्रत्यक्ष कर समान कर देता यानी कि कैपेसिटी टू पे इसके सिद्धांत पर आधारित होता है, किंतु अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्यक्ष कर समान देय योग्यता पर कार्य नहीं करती है। ऐसे तो देखा जाए तो जो आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, वो आपका समान कर देयता का जो सिद्धांत है यानी कि कैपेसिटी टू पे उसके पर आधारित होता है। यानी कि जो जिसके पास कैपेसिटी है वही देगा, जो कमा रहा है, जो कैपेबल है वही देगा। बट कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये माना जाता है कि ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो आपका प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका समान देय योग्यता पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि समान कर देयता योग्यता केवल आय पर आधारित नहीं होता है, बल्कि कर देय योग्यता उस व्यक्ति के कर देने के समय उसकी आर्थिक स्थिति इसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। यानी कि हम महीना में 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सरकार को 30% दे रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि मेरे पास महीना में 1 लाख रुपया भी नहीं आएगा, कभी कभी 50,000 रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन हमको हर महीना उतना ही पैसा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में दिक्कत है कि नहीं है? घर में खाने को नहीं होगा। कभी कभी जैसे को बहुत कुछ जो है ना उद्योगपति को दिखेगा कि कभी कभी बहुत कमाएंगे, करोड़ों कमा जाएंगे, और कभी कभी एकदम 10,000 50,000 ऐसे में ही लटक जाएंगे। ऐसा होता है ना बिजनेस में, जब वो करोड़ों कमाएंगे तब उनको लाखों कमाएंगे तब उनको टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में फिर भी उनको भरना ही पड़ता है। तो गहना जेवर बेच कर फिर टैक्स भरना पड़ता है, तो ऐसे में वो सरकार को गरिएबे करेंगे ना। जी हाँ, तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो आपका कर दे का जो योग्यता है, कर दे योग्यता का जो सिद्धांत है वो केवल आय के ऊपर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये कर दे योग्यता की जो है वो उस व्यक्ति के कर देने का समय यानी कब दे रहा है उसके ऊपर भी और उसकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। समझे ना, हर चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में कर देने की क्षमता जो है वो आय, संपत्ति या उपभोग के अलावा व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। और यहाँ पे जो आर्थिक परिस्थिति का जो वर्ड यूज़ किया गया आर्थिक परिस्थिति, तो वो आर्थिक परिस्थिति यानी कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन यूज किया गया है जो वर्ड, ये आपका कर जमा करने के संबंध में है, यानी कि टैक्स पे करने के संबंध में है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये अन्याय के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। समान कर देयता का सिद्धांत यानी कि कैपेसिटी टू पे प्रिंसिपल पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये केवल व्यक्तियों के आय के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये व्यक्तियों के कर देने का समय, उसकी आर्थिक स्थिति, इनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे एग्जांपल में मतलब ये नोट पे करके समझाया गया है कि जो आपका कर दे क्षमता है यानी कि कैपेसिटी टू पे, ये जो है वो आपका 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। कौन कौन? पहला तो आपका आय हो गया, दूसरा हो गया आपका संपत्ति अगर है तो संपत्ति है तो उससे, और तीसरा है आपका उपभोग के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। और एक और नया चौथा भी जुड़ गया है कि न्यू चौथा जो है वो अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया है कि कर देने के समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, और ये भी डिटरमाइन करता है कि कर दे क्षमता उस व्यक्ति का है कि नहीं है। तो ये 4 चीज़ होता है, आय हो गया, संपत्ति हो गया, उपभोग हो गया, और कर देने के समय उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। इसके अलावा जो हम लोग बहुत बात करते हैं इनजस्टिस की, तो बोला जा रहा है कि घर में किसी का तबीयत खराब हुआ है लेकिन आपको ऐसे में जो है वो टैक्स भरना है, तो ये कितना दिक्कत होगा, समझे ना। तो घर में किसी का तबीयत खराब है और आपको ऐसे में हर हाल में जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि आपका अन्याय के सिद्धांत पे क्या है, एक तरह से आधारित है। किसके ऊपर? तो आपका अन्याय के सिद्धांत पे ये आधारित है। कुछ और भी आपको जो है वो बातें समझाया गया है, वो भी आप पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि नोट होता है, नोट जो टूटता फूटता है, तो नोटों के टूटने फूटने के दर को ही, उसका जो रेट है उसी को ही हम लोग स्वैल रेट कहते हैं। और मार्केट में जो ज़्यादा इधर उधर होगा नोट वही फटेगा ही, समझे ना। तो बोला जाता है कि जो नोट का ही जो है सोल रेट कम होता है, सोल रेट जो है वो कम होता है। और सिक्का तो फटता उठता नहीं है ज़्यादातर, तो उसका जो है सोल रेट ज़्यादा होता है। और 2000 नोट का जो है वो सोल रेट मात्र 2.5% होता है, क्योंकि इसका जो है वो डेली यूज बहुत कम होता है। लेकिन जब हाई मोनेटाइजेशन ये नोट होता है 2000 का नोट, और जैसे कि आपका 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया है, इसको हम लोग लो मोनेटाइजेशन का नोट कहते हैं, क्योंकि इसका जो है वो आपका जो सोल रेट बहुत ही
क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है कि क्योंकि ये जो है वो आपका इसका फटना फुटना, इसका टूटना फूटना ये सभी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप हर आदमी किसका यूज करेगा, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, इसी का यूज करेगा ना। बड़े बड़े व्यक्तियों को देखिएगा 2000 का नोट निकालेगा डायरेक्ट। 2000 का नोट आप डेली यूज कीजिएगा, 2000 रुपये का नोट लेके जाइएगा मार्केट में सब्जी लेने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं ना। तो 2000 का नोट आप बड़ा बड़ा नोट कुछ बड़े बड़े काम के लिए करते हैं, लेकिन छोटा मोटा काम के लिए अब छोटा नोट का ही जो है वो यूज करते हैं। और उसी को ही जो है वो स्वैल रेट कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए कि जो 500 का जो नोट होता है उसका भी जो स्वैल रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं, मतलब वो भी ऊंचा होता है। और 2000 का तो खैर बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो भारत में अभी 2000 का ये नोट जो है वो हाईएस्ट चल रहा है, सबसे बड़ा है। अच्छा, ये सभी हम आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे सर हम लोग को भी बताए थे तो आपको भी थोड़ा सा बता दिए हैं। याद कीजिएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। बाकी बात जो टॉपिक बताया वो तो याद ही रख लीजिएगा। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स का एक और आपका इसका मतलब कि अवगुण है, इसका दोष है, वो है आपका कर छूट। तो बोला जा रहा है कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये बोला जाता है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न आय वाले समूहों को दिया जाने वाला जो कर छूट है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी कि जो निम्न आय वाले जो समूह है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे में ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है क्या, तो नहीं है। कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उसमें भी उसका ये समझिए उसका ये एक तरह से नुकसान है। नुकसान कैसे है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, जो कम कमा रहा है उसको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से अन्याय है कि नहीं है। तो ये आपका समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ये कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार माना जाता है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो निम्न आय वाले समूहों को दिया जाने वाला एक तरह से कर छूट है। यानी कि जो आपका कर छूट है वो आपका समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, समझे ना। और इस तरह से देखिएगा कि जो आपका प्रत्यक्ष कर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें और भी डाटा, इसमें और भी बातें आप ऐड कर सकते हो अपने स्तर पे। प्रत्यक्ष कर में आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये तीनों के बारे में हम नहीं बताए क्योंकि सर भी नहीं बताए हैं। तो उसके बारे में 2-4 लाइन आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल से, उतना किया जा सकता है, उतना भी परेशानी नहीं है, ठीक ना। क्योंकि कोई भी कोचिंग भी पढ़ाएगा ना तो कोचिंग आपको सब कुछ पूरा एकदम बोलते हैं ना कि एकदम घूर के पिला नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ अपने से एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। तो वो सभी पॉइंट को भी आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इसमें अपने स्तर पे और भी कुछ लगे तो उसको भी आप ऐड कीजिएगा, चैट जीपीटी के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, या कोई बुक पढ़िएगा उसके माध्यम से, या कहीं और भी कुछ पेपर पढ़िएगा, या कहीं और का किसी और का नोट्स पढ़िएगा, तो वहाँ से चीज़ों को इसमें ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसी तरह थोड़ा बहुत और पढ़ना है, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। और हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ लेंगे तो जो है वो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को केवल ना एक पॉइंट और जानना है, वो है आपका केवल ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब जीएसटी के बारे में। और जीएसटी के बारे में पढ़कर हम लोग जो है वो इस टॉपिक को पूरा कवर कर ले जाएंगे। अब आप प्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। ये सभी आपको समझाया गया है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत इसको पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आप वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे करके इसको सुन लीजिएगा और चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी किताब में लिखा हुआ चाहिए, नोट्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। एग्जाम हॉल में केवल आप जाइएगा, आपका पेन जाएगा, आपका दिमाग जाएगा। तो सारा कुछ जितना कुछ है ना, सारा डाटा को दिमाग में रटाओ, दिमाग में डालो, ठीक है ना। बस ये चीज़ कर दीजिए। तो अब हम लोग अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखते हैं। तो बोला जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कराघात एवं करापात दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों पे पड़ता है। यानी कि कराघात और करापात, कराघात मतलब क्या बोले थे हम, टैक्स इम्पैक्ट, यानी कि टैक्स देने का दायित्व। और करापात मतलब क्या बोले थे, टैक्स इंसिडेंस, यानी कि जो टैक्स पे करता है। और टैक्स इंसिडेंस को ही कर कर भार भी बोले थे, यानी टैक्स बर्डन भी बोले थे। तो ये बोला जा रहा है कि टैक्स देने का दायित्व वो किसी का है बट पे कोई और कर रहा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अर्थात अप्रत्यक्ष कर कर देने का दायित्व किसी और का होता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति का होता है, किंतु कर का जो भुगतान है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर में कर भार को हस्तांतरित किया जा सकता है। एक बार पूरा हम सेंटेंस पढ़ दे रहे फिर से। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में कराघात एवं करापात दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है। कराघात यानी कि टैक्स इम्पैक्ट और करापात यानी कि टैक्स इंसिडेंस, दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है।
अर्थात अप्रत्यक्ष कर देने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति का होता है, किंतु कर का भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और अर्थात अप्रत्यक्ष कर में कर भार को हस्तांतरित किया जा सकता है। कर भार यानी कि टैक्स जो बर्डन है या फिर टैक्स इंसिडेंस है, करापास, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर लगने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और भारत में केंद्र सरकार के द्वारा दो महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटीज़, और दूसरा हो गया आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। वहीं राज्य सरकारों के द्वारा बिक्री कर यानी कि कमर्शियल टैक्स को लागू किया जाता है। तो यहाँ पे सर तीनों के बारे में फिर नहीं बताए हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर के द्वारा जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और राज्य सरकार के द्वारा कमर्शियल टैक्स हो गया है। इसके बारे में सर नहीं बताए हैं। इसके बारे में आप एक एक पेज का नोट्स तैयार कर लीजिए ना, खुद से पढ़ लीजिए ना, आधा आधा पेज का भी नोट्स तैयार कर लीजिए, काफ़ी है। कम से कम इसके बारे में पता होगा तो आपको कम से कम कुछ, यही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग को अप्रत्यक्ष कर का विशेषता पढ़ना है यानी कि इसका गुण पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग अप्रत्यक्ष कर का जो है वो हम लोग इसका भी दोष, इसका भी आलोचना पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को लास्ट में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के बीच में संबंध क्या है, उस संबंध को जो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो टॉपिक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका गुण अप्रत्यक्ष कर का। तो पहला गुण है ये आपका सुविधाजनक। तो बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति सुविधाजनक प्रकार की होती है, क्योंकि इसका जो भुगतान है वो वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के दौरान किया जाता है। यानी कि अगर आप वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करोगे, कंजम्पशन करोगे, तभी आपको ये इनडायरेक्ट टैक्स भरना है, अदरवाइज आपको भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं यूज कीजिए, नहीं भरिए। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में, आपका बाजार मूल्य में निहित होती है। यानी कि ये जो है मार्केट प्राइस पे डिसाइड होता है ना, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, तो मार्केट प्राइस पे ये क्या है, एक तरह से निहित है। और इस कारण कर का जो भुगतान है एक मुश्त ना होकर छोटी छोटी राशियों में किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उपभोग और सर्विस यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करोगे, साल भर का एक ही बार उपभोग करोगे, नहीं ना। तो डेली डेली उपभोग करोगे तो डेली डेली आपको खर्च करना पड़ेगा, डेली डेली देना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको एक मुश्त में पैसा नहीं देना है, देना ऐसे में ये आपके लिए क्या है, छोटी छोटी राशियों में देना पड़ेगा, तो आपको ये सुविधाजनक होगा। फिर से पढ़ दे रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति सुविधाजनक प्रकार की होती है, क्योंकि इसका जो भुगतान है वो वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के दौरान किया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में निहित होती है, यानी उसी की मार्केट प्राइस में ही निहित होता है। क्योंकि मार्केट प्राइस भी हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायर कॉस्ट। और इस कारण कर का जो भुगतान है वो एक मुश्त ना होकर छोटी छोटी राशियों में होता है, और आप छोटी छोटी राशि में जब दोगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा भी नहीं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि सामान्यतः अप्रत्यक्ष करों का जो संग्रहण है वो उत्पादक या फिर आयातकर्ता के द्वारा किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन लेता है, तो जो चीज़ों को बेचता है कौन है, तो जो उत्पादन करता है। इसके अलावा आयातकर्ता यानी कि जो आयात कर रहा है, जो खरीद रहा है, इसके द्वारा किया जाता है। अपवाद स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी में ये थोड़ा सा अपवाद है। यहाँ पे मीन्स बोला जा रहा है कि यहाँ भी स्तर पर यानी होलसेल या प्रोड्यूसर या फिर रिटेलर, इंपोर्टर कोई भी दे सकता है, बस आपका जो है उपभोगकर्ता यहाँ पे टैक्स का संग्रह नहीं करेगा। तो समानता इन जनरल बोला जा रहा है कि ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ये कौन लेता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका उत्पादक या फिर जो आयात करता है, जो है जो भी चीज़ों को ले रहा है, इसके द्वारा किया जाता है। और इसका अपवाद क्या है, आपका जीएसटी बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो स्तर पर, यानी कि यहाँ भी जो है वो स्तर पर, यानी कि होलसेल स्तर, प्रोड्यूसर स्तर, रिटेलर स्तर, इंपोर्टर स्तर कोई भी दे सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है वो उपभोगकर्ता यहाँ पे टैक्स का संग्रह नहीं करेगा, ठीक ना, ये सभी है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कौन ले रहा है, ये भी सरकार ले रहा है, गवर्नमेंट ले रहा है। तो गवर्नमेंट भी तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करवा रहा है, ये कर रहा है। इसके अलावा दूसरा है आपका ये लोचदार पद्धति पे आधारित है। तो बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर की जो प्रकृति है वो लोचदार प्रकार की हो सकती है। किसके प्रकार की, लोचदार प्रकार की, इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष करों का प्रयोग वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो उपभोग हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इसको वो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट अपने सुविधा अनुसार।
कभी ज़्यादा करने के लिए, कभी कम करने के लिए। कभी रेट बढ़ा देगा तो उसका उपभोग कम होगा, कभी रेट घटा देगा तो उसका उपभोग ज़्यादा होगा, ऐसा। और इस कारण मुद्रास्फीति नियंत्रण का एक उपकरण यानी कि टूल्स भी इसको माना जाता है अप्रत्यक्ष कर को। जैसे बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नुकसान से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि करके उनके उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि तंबाकू उत्पाद। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्लस हेल्थ दोनों के लिए ये आपका हैम्पर है, यानी खराब है। तो ही चीज़ बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या करता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में भी ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे भी है जैसे कि जो आपके हेल्थ के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर अगर वो नुकसान कर रही है उसके लिए वो हैम्पर है, ख़राब है। तो ऐसे में वस्तुओं पर लगने वाला जो अप्रत्यक्ष कर का जो रेट है, जो दर है, उसको बढ़ा देगा। तो लोग उसको जब ज़्यादा दाम हो जाएगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे, यही चीज़ है। जैसे कि तंबाकू ऊपर, गुटखा, पान, इस सब के ऊपर, पान नहीं मतलब गुटखा उटका ऊपर दिखेगा, सिगरेट वगैरह दिखेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है गवर्नमेंट। क्यों? ताकि इसका कंजप्शन कम हो, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना। इसके अलावा बोला जा रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देता है, और ताकि जो है लोग मांग को कम करें, यानी कि ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। और वहीं लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको वो कम कर देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग चीज़ों को खरीदें और उसका कंज्यूम करें, ताकि मांग बढ़े, फिर उत्पादन भी बढ़ेगा। तीसरा है कि इसमें आपका कर चोरी का अभाव है इनडायरेक्ट टैक्स में, यानी कि आपका बोला जा रहा है कि नो इवेजन, यानी कि बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में यानी कि अप्रत्यक्ष कर में कर चोरी एवं कर बचाव की संभावना जो है वो अत्यंत कम होती है, यानी कर चोरी होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत कम स्तर पे होगा। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में निहित होते हैं, यानी कि जो आपका वस्तु और सेवाओं का जो उपभोग करोगे, कहाँ से करोगे? मार्केट से करोगे। तो उसमें मार्केट का बल शामिल होगा, मार्केट फोर्स शामिल होगा, और वो चीज़ें मार्केट में ही डिसाइड होती है। और मार्केट में जो चीज़ें मतलब कि जितना में बिक रही है आपको उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे कर चोरी कर पाइएगा, नहीं ना। जी हाँ। तो बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर में वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य में निहित होते हैं। मतलब देखो, अप्रत्यक्ष कर में कर चोरी एवं कर बचाव की जो संभावना है बहुत ही कम होती है, यानी कि अत्यंत कम होती है। क्यों होता है? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य में निहित होते हैं, किंतु कभी कभी उत्पादकों के द्वारा कालाबाजारी एवं गलत वित्तीय लेखा के माध्यम से कर चोरी किया जाता है। हाँ, कभी कभी जो है वो कालाबाजारी किया जाता है उत्पादक के द्वारा। वो चीज़ों को स्टॉक कर लेगा, उसको बाद में बेचेगा जब महंगा होगा तब, या इस तरह से देखिए कभी कभी जो है वो गलत वित्तीय लेखा के माध्यम से जो है वो कभी कभी कर चोरी किया जाता है। हम ये नहीं बोले कि इनडायरेक्ट टैक्स में कर चोरी होगा ही नहीं, होगा, लेकिन बहुत ही कम स्तर पे होगा, और ये ज़्यादातर उत्पादकों के द्वारा ही किया जाएगा। तीसरा इसका और भी गुण है, वो चौथा गुण है आपका ये अनुपातिक होता है। अनुपातिक इन नेचर, यानी कि प्रोपोर्शनल इन नेचर, अनुपातिक प्रकृति का होता है। बोला जा रहा है कि सामान्यतः अप्रत्यक्ष करों की जो प्रकृति है वो आपका अनुपातिक प्रकार की होती है, किंतु इसे प्रगतिशील भी बनाया जा सकता है। देखो, इसका जो प्रकृति होता है और ये अप्रत्यक्ष कर का वो होता है अनुपातिक प्रकार का, यानी कि प्रोपोर्शनल प्रकार का होता है, प्रोफेशनल टाइप्स का होता है। लेकिन कभी कभी इसको प्रगतिशील बनाया जा सकता है, यानी कि प्रोग्रेसिव भी बनाया जा सकता है। कैसे? वो देखिए, जैसे वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर उच्च अप्रत्यक्ष दर को आरोपित किया गया है, जिससे वस्तु और सेवा कर भी कहा जाता है। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का जो प्रकृति है वो आपका अनुपातिक प्रकार का है, यानी कि सब लगभग बराबर है, एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। लेकिन देखिए कि कभी कभी सरकार द्वारा इसके ऊपर जो है वो प्रगतिशील प्रकार का भी टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि कभी कभी देखिए कि जो आपका विलासिता संबंधी जो भी वस्तुएं हैं, लग्जीरियस फूड है, लग्जीरियस आइटम्स है, उनके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टैक्स लगा देता है गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स को उसके ऊपर आरोपित कर देता है, जिसे हम लोग वस्तु और सेवा कर भी कहते हैं, यानी कि जीएसटी को बढ़ा दिया है, उसको हम लोग जीएसटी बोल रहे हैं कि वो आपका जीएसटी नहीं मतलब वस्तु और सेवा कर भी कहा जाता है। ऐसे मत समझिए ना कि कभी कभी ना कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका नेचर होता है आपका प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपातिक प्रकार का। लेकिन कभी कभी सरकार के द्वारा इसका जो नेचर है वो प्रगतिशील भी बना दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स पे टैक्स लगा दिया जाता है। तो जैसे कि जीएसटी आने से पहले सब अनुपातिक प्रकार का था, यानी कि सबका एक ही जैसा दाम था, बट जैसे जीएसटी आया तो इसका जो नेचर हो गया आपका प्रगतिशील बन गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पांचवा पॉइंट है वो आपका बृहद आकार है,
बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष करों का जो आधार है वो प्रत्यक्ष करों की तुलना में विस्तृत भी है और व्यापक भी है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति कमा रहे ज़्यादा अमाउंट वही देंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष कर सभी देंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों का जो भुगतान है वो किसी अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे वो निवासी हो गैर निवासी हो, सभी के द्वारा किया जा रहा है। छोटा हो बड़ा हो गरीब हो मध्यम वर्ग का हो, सभी इसका पे कर रहे हैं। तो इसका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बेहद हो जाता है। इसके अलावा आपका छठा इसका विशेषता है कि आपका उच्च उत्पादकता। बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष करों की उत्पादकता प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि कुछ ही अप्रत्यक्ष करों के द्वारा सरकार को अपने राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि इसका जो आधार है वो अत्यंत ही व्यापक होता है। इसकी उच्च उत्पादकता यानी कि आप जितना इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा नहीं कमाओगे ना, उससे दोगुना आप उससे ज़्यादा जो है वो आप इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा कमा जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका निश्चितता के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें सरकार को पता भी होता है कि साल भर में हमको टैक्स से कितना पैसा आएगा, और लोगों को भी पता है कि साल भर में हमको सरकार को कितना पैसा देना है। यही है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। आप जितना उपभोग करोगे वस्तु और सेवाओं का उतना आपको टैक्स भरना है, तो वो कोई फिक्स नहीं होता है। और ये बहुत ही इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। देश सरकार को ऐसे में बहुत ही ज़्यादा क्या आ रहा है, पैसा आता है। टैक्स जो है वो मैक्सिमम 30% पे ही है, 30% ज़्यादा नहीं है इनकम टैक्स में। आगे देखिए 7वां नंबर पॉइंट कि ये आपका सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित करता है, और साथ ही साथ ये पर्यावरणीय कल्याण को भी यानी कि इन्वायरमेंटल वेलफेयर को भी ये फुलफिल करता है। तो बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर की जो प्रकृति है यानी कि इसका जो नेचर है वो सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। ये आपका सामाजिक कल्याण पर भी आधारित होता है, और ये साथ ही साथ आपका ये पर्यावरणीय कल्याण पर भी आधारित होता है। और स्वास्थ्य नुकसान से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर उच्च कर दर का आरोपण करके व्यक्ति एवं परिवार क्षमता में पर्यावरणीय क्षमता में कमी को रोका जा सकता है। जैसे कि कोल सेस यानी कि कोयला प्रशुल्क, तंबाकू गुटखा सिगरेट इत्यादि पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा क्या बोले हैं, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय कल्याण को ये सुनिश्चित करता है। कैसे करता है, क्योंकि पर्यावरण को, इसके अलावा स्वास्थ्य नुकसान को, जो भी चीज़ें खराब कर रहा है, नुकसान कर रहा है, जो भी चीज़ें हैम्पर कर रही है, वैसे वस्तुओं और वैसे सेवाओं के ऊपर टैक्स का जो रेट है बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, ताकि उनका जो कंजम्पशन है, ताकि उनका जो उपभोग है उनको कम किया जा सके। जैसे कि कोयला सेस यानी कि कोयला प्रशुल्क, इसके ऊपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है ताकि आप कोयला को कम से कम जलाओ। इसके अलावा तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, इनके ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया है ताकि लोगों के द्वारा इनका जो है उपभोग कंजम्पशन जो है इसको कम किया जा सकते हैं। अर्थात कहा जाता है कि जो आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका सामाजिक हित यानी कि सोशल इंटरेस्ट इसको ये सुनिश्चित करता है। तो ही कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो सामाजिक हित को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल का प्राइस गवर्नमेंट जो है वो चाह कर भी कम नहीं कर सकता है। अगर वो प्राइस कम कर देगा पेट्रोल का, डीजल का, तो इसका जो है यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन ऐसे में पर्यावरण का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पेट्रोल का दाम कम कर देगा गवर्नमेंट, तो सब लोग पेट्रोल गाड़ी यूज करेंगे, सस्ता हो गया ना भाई। इससे पर्यावरण का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा होगा। तो पेट्रोल का जो है प्राइस गवर्नमेंट चाह कर भी कम नहीं करता है, ताकि प्राइस कम होगा तो इसका यूज बढ़ने लग जाएगा और ऐसे में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। तो ये सभी जो है वो हम लोग 6-7 तरह का जो है इसका हम लोग विशेषता देखे हैं इनडायरेक्ट टैक्स का, अप्रत्यक्ष कर का, और ये सभी विशेषताओं के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अप्रत्यक्ष कर का कुछ दोष भी है, इसका आलोचना भी है, वो हम लोग देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष करों का जो है वो आलोचना या फिर दोष को हम लोग देखेंगे। कर भार यानी कि टैक्स बर्डन, और कर भार को ही हम लोग यानी कि टैक्स बर्डन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स इंसिडेंस यानी कि करापात। और ये क्या होता है कि टैक्स कौन पे कर रहा है? एक तो है आपका कराघात यानी कि टैक्स इम्पैक्ट यानी कि दायित्व किसका है टैक्स पेमेंट करने का, और एक होता है आपका टैक्स बर्डन या फिर टैक्स इंसिडेंस यानी कि टैक्स पे कौन कर रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि कर भार यानी कि टैक्स बर्डन यानी कि टैक्स कौन पे कर रहा है, इसके अनुसार अप्रत्यक्ष करों की जो प्रगति है मतलब प्रकृति जो है वो आपका प्रतिगामी प्रकार की होती है, यानी कि ये आपका रिग्रेसिव प्रकार की होती है, और अधोगामी मतलब होता है डिग्रेसिव। तो ये आपका प्रतिगामी प्रकार की होती है, क्योंकि कर दे क्षमता सिद्धांत के अनुसार अप्रत्यक्ष करों
का जो भार है वो गरीबों पर अधिक पड़ता है और अमीरों पर जो है वो आपका कम पड़ता है, और इस कारण अप्रत्यक्ष करों को गरीबों पर लगने वाला अघोषित आय भी कहा जाता है। क्या क्या बोला जा रहा है ये देखिए, उसका दोष है। जैसे आपको बताया गया था ना कि एक जो है आपका टैक्स का प्रकार बताया गया था प्रतिगामी, यानी कि जितना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो उतना ही आपको कम टैक्स देना है, और जितना कम पैसा कमाओगे तो उतना ही आपको ज़्यादा टैक्स देना है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है उसको कम टैक्स देना है और जो कम पैसा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना है। तो ये भैया दिक्कत हो गया ना। तो कर भार के अनुसार देखिएगा कि टैक्स कौन दे रहा है, तो टैक्स कौन दे रहा है, ये व्यक्ति ही देंगे। तो ये बोला जा रहा है कि इसके अनुसार देखिएगा जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, इसका जो नेचर है वो आपका प्रतिगामी प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम लोग कर दे क्षमता का जो सिद्धांत देखे थे, यानी कि कैपेसिटी टू पे, ये जो सिद्धांत देखे थे, इसमें देखे थे कि भैया जो कैपेबल है वही व्यक्ति जो है वो देगा। हर व्यक्ति दे पाएगा क्या? नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में देखिएगा कि आपका डायरेक्ट टैक्स कौन देता है कि जो भैया एक सर्टेन अमाउंट कमा रहा है वही देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देता है, सब का सब आदमी देता है। एक साबुन के ऊपर जितना जीएसटी एक अमीर व्यक्ति देता है, अंबानी दे रहा है, उतना ही टैक्स गरीब व्यक्ति भी दे रहा है, उतना ही टैक्स हम भी दे रहे हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये बराबर नहीं है। बराबर है क्या? नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष करों का जो भार है वो गरीबों के ऊपर ज़्यादा होता है और अमीरों के ऊपर क्या होता है? कम होता है। और इसको एक तरह से बोला जाता है कि ये गरीबों के ऊपर पड़ने वाला अघोषित आय है, यानी कि घोषणा कर दिया गया है कि गरीबों के ऊपर हम लोग टैक्स लेंगे, और लिया जा रहा है इसके इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह से इनकम टैक्स ही है गरीबों के ऊपर, है कि नहीं है? एग्जाम्पल, साबुन पे जितना टैक्स हम लोग दिए उतना ही अमीर व्यक्ति भी दिया, तो इसका कर दे क्षमता तो ज़्यादा था अमीर व्यक्ति का, फिर भी वो उतना ही टैक्स दिया, और हमारा कर दे क्षमता कम था फिर भी हम उतना ही टैक्स दिए। तो ये कहाँ बराबर कहाँ है भाई? फिर ये बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर। तो ये सभी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये सभी प्रॉब्लम है इसका, ठीक है ना। और ये सभी जो चीज़ें एक बार आपको जब समझ में आ जाएगी ना, तो फिर इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। फिर तुरंत जो है वो हम लोग टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ जाओगे ना, एक बार पढ़ लोगे, सारे पॉइंट को आप समझ जाइएगा, तो जब आप इसको रिवीजन करने के लिए बैठिएगा, जब आप इसको लास्ट में इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। दूसरा इसका क्या है दोस्त, वो बोला जा रहा है कि उच्च प्रशासनिक लागत है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में आपका प्रशासनिक लागत बहुत ही कम था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका जो आधार है, इसका जो बहुत ज़्यादा विस्तृत आधार है। दिन ज़्यादा आपको ऑफिसर इसमें काम करने के लिए लगेंगे, दिन ज़्यादा खर्चा होगा। क्यों खर्चा होगा? राजस्व को संग्रहण करने में। तो जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा, यही वाला कहानी है। तो बोला जा रहा है कि इसका व्यापक और विस्तृत आधार होने के कारण अप्रत्यक्ष करों का जो संग्रहण है इसमें प्रशासनिक लागत में अपेक्षाकृत अधिक लगती है। तो क्यों लगता है? क्योंकि इसका व्यापक स्तर भी है और यहाँ पे इसका जो आधार भी जो है विस्तृत है। ऐसे में जो इसका करों का जो संग्रहण है, इसको करों का संग्रहण करने में जो प्रशासनिक लागत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस कारण कभी कभी उच्च अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त जो कुल राजस्व की जो मात्रा है वो प्रशासनिक लागत से भी कम हो जाता है। यानी कि जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो जाता है। यानी कि जितना का कुल राजस्व का जितना भी मतलब कि जितना साल भर में आपको कुल राजस्व प्राप्त हुआ है उससे ज़्यादा तो आपका प्रशासनिक लागत लग गया है, वही दिक्कत है ना। तो ऐसे टैक्स गवर्नमेंट एंड कर देगा या फिर दूसरे के साथ मर्ज कर देगा। जिसको वसूल करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, उससे वसूल भी नहीं हो रहा पैसा, तो उसको गवर्नमेंट ख़त्म में कर देगा वैसे टैक्स को, या फिर उसको किसी और में मर्ज कर देगा। इसके अलावा इसका तीसरा जो है दोष वो है आपका निम्न बचत दर। बोला जा रहा है कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो सकल बचत दर, यानी कि जो आपका ग्रॉस सेविंग जो रेट है, इसको वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कैसे? तो विशेषकर इसके कारण निम्न आय वाले परिवारों के लिए किए जाने वाले बचत में कमी आई है। यानी कि जो निम्न आय वाले जो परिवार है उनका जो बचत का जो दर था उसमें कमी आया है अप्रत्यक्ष कर के कारण। क्योंकि उनके आय का अधिकांश जो भाग है वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने में ही जो है वो व्यय हो जाता है। जैसे कि आप पॉवर्टी साइकिल देखोगे, बचत ज़्यादा होगा तो निवेश ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा तो पूंजी ज़्यादा, पूंजी ज़्यादा तो लाभ कम, मतलब लाभ ज़्यादा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है एक तरह से आपका पॉवर्टी साइकिल में, कि अगर आपके पास बचत ही कम हो रहा है तो ऐसे में निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो आपका पूंजी कम होगा, पूंजी कम होगा तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो बचत ही कम होगा। तो ये आपका पॉवर्टी साइकिल का जो है वो ट्रैप में आप फंस जाते हो।
तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका सकल बचत दर को ये नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट करता है। अब विशेषकर इसके अलावा जो निम्न आय वाले परिवार है इनके द्वारा किया जाने वाला जो बचत है वो उसमें कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि निम्न आय वाले जो परिवार है उनके आय का अधिकांश जो भाग है वो वस्तु और सेवाओं को उपभोग करने में ही जो है वो निकल जाता है। इसके अलावा ये अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी के सिद्धांत पे भी आधारित है। जैसे डायरेक्ट टैक्स आपका निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि साल भर में पता है कि गवर्नमेंट को पता है कि हमको कितना कितना पैसा मिलेगा और लोगों को भी पता है कि हमको कितना पैसा सरकार को देना है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन आप प्रत्यक्ष कर में ऐसा कुछ है नहीं, आप वस्तु का उपभोग मत करो, पैसा नहीं दोगे, ज़्यादा करो तो ज़्यादा पैसा दोगे, बस यही चीज़ है। तो आप प्रत्यक्ष करो की जो प्रकृति है वो आपका अनिश्चित प्रकार की होती है, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला जो कुल राजस्व है इसकी मात्रा वो वस्तु और सेवाओं के उपभोग या फिर उसके समग्र मांग पर निर्भर करता है। यानी कि आपको कितना इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कितना पैसा सरकार को जाएगा वो वस्तु और सेवाओं के उपभोग के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ जो समग्र मांग है, एग्रीगेट जो डिमांड है, इसके ऊपर ये निर्भर करेगा। और यह विदित है, यानी कि ये सभी लोग पता है, सभी ये बातें पता है कि वस्तुएं एवं सेवाओं का जो समग्र मांग है वो व्यापार चक्र से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल बात है, सही बात है। तो जो आपका वस्तु और सेवाओं का जो मांग है, डिमांड कब होगा? जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा। और डिमांड जो है वो समग्र जो मांग है वो आपका व्यापार चक्र से प्रभावित होता है। और इस कारण बोला जाता है कि जब मंदी होता है या फिर जो उच्च मुद्रास्फीति जब आता है दौर, तो ऐसे में लोक राजस्व में आप प्रत्यक्ष करों का जो योगदान है इसमें तीव्र गति से कमी आती है। यानी कि मंदी आया तो आय कम हो गया, सभी लोगों का आय कम होगा तो उपभोग भी कम होगा ना, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पांचवा पॉइंट बताया जा रहा है कि सामाजिक चेतना और नागरिक चेतना का अभाव मिलता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट जो बताया जा रहा है आपका वो है आपका कि इससे सामाजिक चेतना और नागरिक चेतना का भी अभाव देखने को मिलता है। बोला जा रहा है कि आप प्रत्यक्ष करों का जो संग्रह है और इसका जो भुगतान है वो उत्पादक के द्वारा, थोक विक्रेता के द्वारा और खुदरा विक्रेता के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी होलसेलर है, जो भी रिटेलर है, इनके द्वारा ये जीएसटी टैक्स को लिया जा रहा है। उसके बाद ये जो पैसा है थोक विक्रेता के द्वारा, खुदरा विक्रेता के द्वारा और प्रोड्यूसर के द्वारा ये सरकार को दिया जा रहा है। हम लोग सरकार को दे रहे हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं ना, हम लोग दे रहे हैं खुदरा विक्रेता को, थोक विक्रेता को और उत्पादक को दे रहे हैं। जी हाँ। तो आप प्रत्यक्ष करों का जो संग्रह है वो संग्रह और इसका जो भुगतान है वो उत्पादक या थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप प्रत्यक्ष करों का जो भुगतान है इसमें उपभोक्ताओं के द्वारा छोटे छोटे किस्तों में किया जाता है इसका जो भुगतान है सो। और इस कारण लोगों में नागरिक चेतना का या फिर नागरिक कर्तव्य का जो है वो विकास होता ही नहीं है। देश के लिए हम लोग कहाँ सोचते हैं भाई, नहीं सोच पाते हैं ना। जी हाँ, ये चीज़ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब ये जो है आपका अप्रत्यक्ष कर का गुण और दोष सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या संबंध है, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। उसके बाद फिर इसको और आप भी अपने स्तर पे इसको और भी थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि जब प्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल राजस्व की मात्रा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त कुल राजस्व की मात्रा से अधिक होती है तो ये जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। यानी कि बोला जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होने वाला जो टोटल रेवेन्यू है, यानी कुल जो राजस्व है, इसकी मात्रा जब अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली राजस्व की मात्रा से अधिक होती है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के कंपेरिजन में जब इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसा आता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। किंतु अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व में यदि वृद्धि होती है तथा प्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व जो है वो नियत यानी कांस्टेंट होता है, तो ये अर्थव्यवस्था की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को बतलाता है। बोला जा रहा है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वृद्धि तो हुआ है, बट जो आपका डायरेक्ट टैक्स है इससे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो आपका नियत है, कांस्टेंट है, तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए मतलब बोलते हैं डगमगाती हुई की स्थिति आ जाएगी, मतलब बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को ये बतलाता है। साथ ही साथ इससे यह भी मालूम चलता है कि गरीबों पर कर भार में वृद्धि हुआ है। गरीबों पर कर भार में वृद्धि हुआ है मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा आ रहा था, मतलब कि गरीबों के ऊपर कर का जो भार है उसमें वृद्धि हो रहा है ना भाई। जैसे 1991 से पहले सरकार को प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का जो योगदान था वो बहुत ज़्यादा था, किंतु 1991 के बाद योगदान में कमी आया है और प्रत्यक्ष करों के योगदान में वृद्धि हुआ है। तो 1991 से पहले देखिए कि सरकार को जो भी पैसा प्राप्त होता था, टोटल रेवेन्यू जो होता था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा ज़्यादा था और डायरेक्ट टैक्स का पैसा कम था। लेकिन 1991 के बाद देखिएगा कि अब आपका जो है वो
इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा थोड़ा सा हल्का फुल्का कम हुआ है और डायरेक्ट टैक्स का पैसा थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि गरीबों के ऊपर भार कम हुआ है और अमीरों के ऊपर भार जो है वो बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स से पैसा आ रहा है मतलब घर अमीरों पे भार बढ़ रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आ रहा है यानी कि गरीबों पे भार बढ़ रहा है। तो ये सभी संबंध हो गया। और जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो आप सभी इनके बारे में डिटेल से बताइएगा। और इसमें जो भी हम पॉइंट बताए थे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, इसके बारे में आपको हम समझाया नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा अपने स्तर पे उसको पढ़ लीजिएगा। वो सभी चीज़ें छूट गया है तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम जब इनडायरेक्ट टैक्स में बताए थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो है वो हम आपको 2-3 चीज़ छोड़ दिए थे, जैसे कि आपका जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में नहीं बताए। जैसे कि आपका ये कस्टम ड्यूटी क्या है, उसके बारे में नहीं बताए। जैसे कि आपका जो है वाणिज्यिक कर यानी कमर्शियल जो टैक्स है, इसके बारे में नहीं बताए हैं। तो इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा पेज, एक पेज भी बना लीजिएगा ना, तो आपका जो है वो काफ़ी ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप यही को इसी को बनाकर छोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को ये जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद जैसे बताया गया था ना स्टार्टिंग में आपको जब हम बता रहे थे, तो उसमें हम बताए थे सबसे पहले कि कर के भार के अनुसार यानी कि टैक्स के बर्डन के अनुसार 2 प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कर के दर के अनुसार टैक्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव और डिग्रेसिव। ये चारों हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटी के अनुसार 3 प्रकार का टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और लोकल टैक्स। ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है वो हम बताया कि आपका जो कर पद्धति के अनुसार जो है टैक्स को 2 भागों में बांटा जाता है कर पद्धति के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका 2 तरह का, एक आपका विशिष्ट कर जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स, और दूसरा हो जाएगा आपका एल्बोरेम टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वैध कर। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। और इसके अलावा जो आपका बताया गया था, जो आपका आयात कर होता है, जो आपका इम्पोर्ट जो टैक्स है वो आपका 4 प्रकार का होता है। एक तो है आपका जनरल इम्पोर्ट ड्यूटी, दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और तीसरा चौथा है आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटी। इन चारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 5-5 लाइन, और सभी का एक एक 2-2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा बस। फिर जो है वो आपका काम यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा केवल जो है वो कर पद्धति के अनुसार जो टैक्स जो 2 प्रकार का था उसको हम लोग देख लेते हैं। कर पद्धति के अनुसार जो टैक्स जो है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन है? एक तो आपका है स्पेसिफिक टैक्स और दूसरा है आपका एड वैलोरम टैक्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये सभी सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो विशिष्ट कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स, और दूसरा है आपका एड वैलोरम टैक्स यानी कि मूल्यानुसार टैक्स यानी कि कर, इसके बारे में। तो स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? तो बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के गुणों के ऊपर लगने वाला जो है टैक्स, जैसे कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, भार हो गया, ये सभी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक टैक्स हो जाएगा। वहीं जो है आपका मूल्यानुसार कर यानी कि एड वैलोरम टैक्स क्या है? इसको हम लोग वैध कर भी कहते हैं यानी कि लीगल टैक्स भी कहते हैं, इसका अनदर नाम है। इसके अलावा जो एड वैलोरम टैक्स है इसके बारे में बोला जाता है कि मूल्य के अनुसार कर, ज़्यादा मूल्य तो ज़्यादा कर, और कम मूल्य तो उसका कम टैक्स, ऐसे में। तो ये मूल्य अनुसार टैक्स यानी कि एड वैलोरम टैक्स, यानी कि जिसका दाम ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, और जिसका दाम कम है तो उसका टैक्स भी कम लगेगा। और ये जो आपका मूल्य अनुसार टैक्स यानी कि जो अभी आपका एड वैलोरम टैक्स है, ये आपका विलासिता से संबंधित वस्तुएं यानी कि लग्जरियस आइटम्स के ऊपर ज़्यादा लगता है। अब इसी को एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये सब भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एड वैलोरम टैक्स। इसके बारे में बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा एड वैलोरम टैक्स का आरोपण उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो भी वस्तु का उत्पादन हुआ है, जो भी सर्विसेज का उत्पादन हुआ है, उसका टोटल मौद्रिक मूल्य कैसा है। अगर ज़्यादा उसका प्राइस है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, कम प्राइस है तो कम टैक्स लगाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा एड वैलोरम टैक्स का जो आरोपण है वो उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, और इसमें मूल्य वृद्धि होने पर कर की दर में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। जैसे कि विलासिता से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स, एग्जाम्पल के जीएसटी वगैरह हो गया। फिर इसके अलावा है दूसरा आपका स्पेसिफिक टैक्स। तो बोला जा रहा है कि विशिष्ट कर, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक टैक्स। तो बोला जा रहा है विशिष्ट कर का जो आरोपण है वो वस्तुओं की विशेषताएं या फिर उनके गुणों के आधार पर लगाया जाता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि, इस सभी के ऊपर। उदाहरण के लिए डीजल, पेट्रोल, तंबाकू उत्पादन पर लगने वाला जो है वो कर। इसके अलावा देखिएगा कि अगर आप कार लिए हैं तो 4 मीटर का, ठीक 4 मीटर, देखिए आप देखिए कि अगर आप 4 मीटर का टैक्स गाड़ी लिए हो, कोई भी कार लिए हो, तो उसके ऊपर, तो अगर 4 मीटर का है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो 4 मीटर से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। ऐसा है स्थिति।
और वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा एड वैलोरम टैक्स के स्थान पे विशिष्ट करों का आरोपण अधिक जो है वो किया जाता है, और जिसके निम्नलिखित कारण है। कारण क्या है वो देखिए, अभी सरकार द्वारा जो है ना एड वैलोरम टैक्स ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, उसके जगह में स्पेसिफिक टैक्स को ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए जीएसटी की बात करेंगे तो आपका उसमें प्रगतिशील प्लस एड वैलोरम टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स सभी शामिल है जीएसटी में, ठीक है ना। अब हम लोग सवाल यहाँ पे जो हुआ है कि सरकार द्वारा जो है वो एड वैलोरम टैक्स को कम यूज़ किया जाता है, और उसके स्थान पे जो आपका विशिष्ट कर है यानी कि स्पेसिफिक जो टैक्स है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या वो देखिए, सबसे पहले विशिष्ट करों के द्वारा अधिक मात्रा में राजस्व का संग्रहण किया जाता है। तो जो भी आपका स्पेसिफिक टैक्स है उससे हम लोगों को राजस्व का जो संग्रहण है वो अधिक किया जाता है, क्योंकि गुणवत्ता वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर की दर है इसमें वृद्धि होती है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ का गुण बढ़ा है तो वैसे हम उसके ऊपर हम लोग टैक्स बढ़ा देंगे। तो स्पेसिफिक टैक्स वस्तुओं के विशेषताओं के ऊपर, वस्तुओं के गुणों के ऊपर टैक्स लगता है। और इसके अलावा जो भी आपका एड वैलोरम टैक्स है वो वस्तु का जितना ज़्यादा दाम रहेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। नोट में बोला जा रहा है कि एड वैलोरम टैक्स गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, मीन्स राजस्व बढ़ रहा है, बट इससे महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन इसी कारण गवर्नमेंट जो है वो एड वैलोरम टैक्स से स्पेसिफिक की जो है वो स्पेसिफिक टैक्स की ओर जो है वो मूव किया है। और जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी में दोनों का मिक्सअप है। जीएसटी में आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा, मतलब जीएसटी में आपका देखिएगा कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी मिलेगा, जीएसटी में आपका एड वैलोरम टैक्स भी जुड़ा हुआ रहेगा, जीएसटी में आपका स्पेसिफिक टैक्स भी जुड़ा रहेगा, जीएसटी में आपका प्रगतिशील कर भी यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स भी आपका जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए जीएसटी को सरकार लाया है। देखिए अगर सरकार जो है ना एड वैलोरम टैक्स के ऊपर मतलब एड वैलोरम टैक्स पर इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे में जो हम लोग के सरकार के पास जो पैसा आ रहा है तो कर का जो संग्रहण हो रहा है उसमें सरकार के पास ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही ज़्यादा जिसका दाम रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उससे हम लोगों को ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। महंगी होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसी कारण जो है वो गवर्नमेंट चीज़ें जो है वो हाथ से ना निकल जाए, इस कारण से वो एड वैलोरम टैक्स से मूव करके स्पेसिफिक टैक्स की ओर चला गया है। और जीएसटी की बात करोगे तो वहाँ पे दोनों का मिक्सअप है। जीएसटी में प्रोग्रेसिव टैक्स भी है, जीएसटी में एड वैलोरम टैक्स भी है, जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स भी है, जीएसटी में स्पेसिफिक टैक्स सभी शामिल है। गवर्नमेंट की बात कीजिए, गवर्नमेंट जो है टारगेट रखा है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो एग्रीकल्चर है और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका जो है 25% योगदान लाना है जीडीपी में। कब तक? 2027 तक। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2027 तक में जो भी आपका जीडीपी है, जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दोनों का योगदान जो है वो 25% से ज़्यादा हो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए एग्जांपल के लिए बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये प्राइस इसका ज़्यादा होता है। और इसका प्राइस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो हम लोग दूसरे देशों से जो है वो इंपोर्ट करते हैं यानी कि मंगवाते हैं, जैसे कि आपका नीदरलैंड इत्यादि वगैरह हो गया। और कोई भी चीज़ आप एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि इमोशनली कोई भी चीज़ को डील नहीं करो, रैशनली यानी कि बौद्धिकता के आधार पर कुछ भी चीज़ डील करो, तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, स्पेसिफिक टैक्स में क्वालिटी में अगर वृद्धि होगा तो टैक्स में वृद्धि होगा, तो ऐसे में सरकार के राजस्व में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, ये सभी हो गया। पहला हो गया। दूसरा बताया जा रहा है इसका कारण कि एड वैलोरम जो टैक्स है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि चीज़ों का दाम ज़्यादा है तो ऐसे में ज़्यादा टैक्स ले रहे हो तो ये आपका इन्फ्लेशन को और भी बढ़ाएगा ना। और इस कारण सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट करों का जो है वो आरोपण करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ये सभी जो है वो आपका एड वैलोरम टैक्स भी कंप्लीट हो गया, स्पेसिफिक टैक्स भी जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सभी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो ये सभी जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से देखिएगा कि जो आपका लोक राजस्व है, पब्लिक जो रिवेन्यू है, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ ही साथ जो है वो आपका लोक वित्त वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और लोक राजस्व का जो है कुछ कुछ पॉइंट हम लोग राजकोषीय नीति में भी इसको पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी इसको कनेक्ट कीजिएगा। जैसे आपका लोक राजस्व में दो तरह की चीज़ बताया गया था। एक तो है आपका लोक राजस्व, लोक राजस्व को हम लोग लोक प्राप्तियाँ भी कहते हैं। और इसमें दो तरह का चीज़ है, एक तो है आपका राजस्व प्राप्ति, दूसरा है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में दो चीज़ें हैं, कर राजस्व और आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व में भी बताया गया है, गैर कर राजस्व में भी बताया गया है। इसके अलावा दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति हम लोग पढ़ेंगे राजकोषीय नीति में, तो उसको वहाँ से आप रेट कीजिएगा। और पूंजीगत प्राप्ति में देखिएगा कि आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है और दूसरा है आपका नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। इस तरह से वहाँ पे चीज़ें बनेगी। तो उसको हम लोग जब भी हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, जब भी क्या इसके बाद हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, वो भी आपका 2 क्लास में लगेगा। 1.5 घंटा का क्लास चलेगा और 2 क्लास में जो है वो आपका राजकोषीय नीति भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से देखिएगा कि आपका जो है वो
आज हम लोग ये टॉपिक जो है वो आपका लोकवित्त वाला यानी कि पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऐड करनी और भी इम्पोर्टेंट है, वो ऐड आप अपने स्तर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें यहाँ तक आपको बताया गया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा गहरा चिंतन कीजिएगा और चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप वीडियो में लगातार बने रहिए तो मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको कोई भी परेशानी होगा। जितना कोचिंग में समझाया जा रहा है हम भी उस हद तक कोशिश करें कि आपको समझाएं। बाकी बात कमी मेरे में भी कुछ ना कुछ होगा समझाने का स्तर पे, तो आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। टॉपिक यहाँ से देखिए क्या है क्या नहीं है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप जो है वो थोड़ा सा गूगल वगैरह कीजिएगा, अपने स्तर पे भी इसको थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, तभी जो है वो चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये लोकवित्त वाला जो टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था और ये टॉपिक हम लोग का अभी कंप्लीट हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस तरह का टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता है ना तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। और ये 72 पेज का टॉपिक था, फिर आप इसको शॉर्ट नोट्स में बनाइए। 72 पेज का शॉर्ट नोट्स कम से कम आप जो है वो 8 से 10 पेज में इसका शॉर्ट कर दीजिए और उसके बाद चीज़ों को आप बार बार अगेन इसको चीज़ों को रिवीजन करते रहिए और चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसमें और भी चीज़ें जुड़ेगी तो उसको आप जो है वो थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐड कीजिएगा तो फिर जो है वो दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो ये जो है वो आपका पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसी का ही एक और पार्ट है आपका, वो हम लोग सार्वजनिक व्यय के रूप में पढ़ेंगे आगे। और इसी का एक और पार्ट है आपका राजकोषीय नीति, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोनों सर को दोनों जो टॉपिक है वो सर एक ही साथ पढ़ा दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए। तो लोकवित्त के बाद हम लोग राजकोषीय नीति पढ़ेंगे, इसके बाद 2 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और राजकोषीय नीति के बाद ही जो है वो हम लोग सार्वजनिक व्यय पढ़ेंगे और सार्वजनिक व्यय भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सार्वजनिक व्यय कंप्लीट जैसे होगा वैसे उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बजट टॉपिक में पढ़ेंगे। और बजट टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग भुगतान संतुलन पढ़ेंगे और भुगतान संतुलन जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर चलेंगे। जो भी ग्रुप ए में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन दिया हुआ उसके ऊपर भी हम लोग लगभग कम से कम मतलब कि 5 से 6 क्लास लाएंगे एग्रीकल्चर के ऊपर ग्रुप ए का। बाकी एग्रीकल्चर ग्रुप बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, उसको हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो है एग्रीकल्चर वाला जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वो हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आपका जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है वो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंस संबंध यानी कि जो वित्तीय संबंध है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिएगा कि आपका जो इकोनॉमिक्स का जो ग्रुप ए वाला जो सिलेबस था जिसमें टोटल 12 गो टॉपिक है वो सभी 12 का 12 टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और 12 टॉपिक जो है वो आपका ऐसा मान लीजिए ना कि अभी देखिए अभी ये आपका क्लास नंबर 13 है। 13 क्लास में हम लोग इतना कवर किए हैं तो कम से कम मान लीजिए ना कि 17 क्लास और लगेगा यानी कि 30 क्लास में। तो 30 क्लास में जो है वो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का ग्रुप ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का ग्रुप ए 30 क्लास में कंप्लीट। और जब आप इस तरह से एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो बाद में फिर आप जब है इसको जब सेकेंड डिवीजन के लिए आइएगा, सेकेंड बार दूसरी बार पढ़ने के लिए आइएगा तो एक दिन में 3 वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से देखिएगा आपका जो है वो 10 दिन में पूरा ग्रुप ए का जो है वो सिलेबस तैयार हो जाएगा, 10 दिन में ही मात्र। और उसके बारे में कंटेंट आपको अच्छा खासा रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरह आप चीज़ों को तैयार करते हुए जाइए अपने स्तर पे, फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स तो बनाते जाइए ताकि आप चीज़ों को याद कर पाओगे लंबे समय तक के लिए, ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करते रहिए तो फिर जो है वो चीज़ें आसान हो जाएगी और फिर दिक्कत नहीं होगा। और ये जो है इस तरह से हम लोग जो है वो आपका लोकगीत वाला जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में आपको जो है वो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा ये जो आपका लोकगीत है ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। देख रहे हैं ना कितना लंबा टॉपिक था। सो ये रहा, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये जो लोकगीत वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक पूरा आपका अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।